दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार घमासान होना तय माना जा रहा है, क्योंकि इस बार का रोचक मुकाबला कालानी वर्सेस एलानी के बीच ही होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पर वहीं किसी तीसरी मजबूत दावेदारी को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता का मूड इस बार कोई नया चेहरा व कालानी एलानी उपनाम के अलावा कोई नाम के उभर कर जीतने का इंतजार जनता का एक बड़ा तबका कर रहा है। खैर, टीओके ने ओमी कालानी जी की एमएलए चुनाव लड़ने की दावेदारी अपने गोवा के भव्य कार्यक्रम में घोषित कर दी, जहां उन्होंने अपनी 18 सदस्यीय कोर कमेटी की भी घोषणा की और साथ ही साथ राज्य मंत्री जितेंद्र अवार्ड जी की मौजूदगी में अपने 24 मुख्य घोषणाओं से भरे एक घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो को भी सभी के सामने पेश किया, जिस पर जितेंद्र अवार्ड जी ने कहा कि ये टीओके का नहीं पर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र होना चाहिए। 24 मुख्य घोषणाओं वाले इस घोषणा पत्र में से आज हम 12 घोषणाओं की बात करेंगे और आकलन करेंगे कि क्या ये घोषणाएं असलियत बन सकती हैं या ये सिर्फ हैं कोरे आश्वासन। दोस्तों, सबसे पहली घोषणा है जनता दरबार। पूरे भारतवर्ष में जनता दरबारें काफी प्रचलित हैं, पर जनता के लिए लगाई जा रही जनता दरबार में जनता की समस्या का किस तरह निवारण किया जाता है और उसमें कितना समय लगता है, ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। जनता दरबार में जनता से कौन रूबरू होता है, इस पर भी हमेशा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। केबी रोड पर फ्लाईओवर। दोस्तों, 2015 में सभी की मौजूदगी में बर्बाद किए गए केबी रोड पर बड़ी राजनीति हुई। डीपी के नाम पर ही इस रोड के साथ धोखा हुआ, पर उसके बाद डीपी को ही तोड़ा मरोड़ा गया। उस वक्त भी बाजार को बर्बाद किए बगैर फ्लाईओवर की बात हुई थी और आज भी इस रोड पर फिर से फ्लाईओवर की बातें की जा रही हैं और केबी रोड पर फ्लाईओवर बनाने की मांग अब लगभग हर राजनीतिक पार्टी के एजेंडा में शामिल है। आपको बता दें कि 100 फीट का केबी रोड आज भी तकरीबन 40 से 50% तक एंक्रोचमेंट के हवाले है, जिस पर प्रशासन को और राजनीतिक पार्टियों को पहले ध्यान देना चाहिए। डी मार्ट से, जो कि मुरबाड रोड पर स्थित है, वहां से लेकर केबी रोड तक जुड़ने वाले एक फ्लाईओवर की बात की जा रही है। आपको बता दें कि इतने बड़े फासले में कई सारे दुकान, स्कूल, अस्पताल और बहुत सारे घर बीच में आ रहे हैं। इस घोषणा के पीछे क्या प्लानिंग है, यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी तर्ज पर आगे वालधुनी वाले रास्ते से लेकर प्रेम ऑटो तक फ्लाईओवर्स की एक्सटेंशन की घोषणा की गई है। दोस्तों, 5वें नंबर की जो घोषणा है वह है बहुप्रचलित शहाड ब्रिज का एक्सटेंशन। हाल ही में हमने शहाड ब्रिज की दयनीय स्थिति का आंखों देखा हाल देखा है, पर शहाड ब्रिज की अगल बगल की एरिया का अगर हम आकलन करें तो वहां बहुमंजिला और बड़े बड़े बिल्डरों की इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। तो अगर आगे एक्सटेंशन की बात कही जा रही है तो इसका ठीकरा और इसका नुकसान किसके सर फोड़ा जाएगा। हर साल मॉनसून में हम अब देख रहे हैं कि बाढ़ का उल्लासनगर शहर में भी खतरा बना हुआ रहता है। खास करके वालधुनी से सटकर जितनी भी एरियाएं हैं वहां पे बहुत ज्यादा मॉनसून के दौरान बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। 6 नंबर की घोषणा यानी कि बाढ़ से बचने के लिए एक रिटेंशन वॉल का निर्माण करना है, जिससे कि बाढ़ आने से लोगों को बचाया जा सके। पर आपको बता दें कि हाल ही में वालधुनी नदी पर बनाई एक रिटेनिंग जो वॉल है, उसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ठेकेदार द्वारा किया गया है और पिछले कुछ दिन की जोरदार बारिश में वो रिटेंशन वॉल खुद जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। उल्लासनगर में पीने के साफ पानी की बड़ी किल्लत है, ऐसा हमेशा कहा जाता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक जल उपचार संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है। हाथगाड़ी टैक्स रद्द करवाना। दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्प घोषणा है जो शायद दुकानदारों के पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि छोटे से भीड़ भरे उल्लासनगर शहर में हाथ गाड़ियों की तादाद पर लगाम लगाना भी जरूरी हो गया है, जो कि इलीगल पार्किंग और ट्रैफिक का एक मुख्य कारण भी बताया जाता है। दोस्तों, 9 और 10 नंबर की घोषणा गोल मैदान को लेकर है, जो एक दूसरे को काटती
हुई नजर आती हैं। वहीं जहां यह घोषणा की गई है कि गोल मैदान को एक खेल परिसर में तब्दील किया जाएगा, पर वहीं गोल मैदान पर एक पार्किंग प्लाजा बनाने की भी बात कही गई है। तो भैया अगर गोल मैदान खेल परिसर बनेगा तो पार्किंग प्लाजा कहां बनाया जाएगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। 2024 के आमदार चुनाव में गोल मैदान एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि कई सालों से गोल मैदान के कई टुकड़े करके कई सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को उसकी देखरेख देकर गोल मैदान को एक प्राइवेट आइडेंटिटी बना दिया गया है, जिस पर अब जनता और खेल प्रेमी खुले मुंह से बोलने लगे हैं। उम्मीद है कि गोल मैदान को लेकर हर आमदार का उम्मीदवार अपनी पॉलिसी काफी क्लियर रखेगा। दोस्तों, घोषणा पत्र की 11वीं घोषणा उल्लासनगर के बोट क्लब को लेकर की गई है। हीराघाट परिसर के समीप बोट क्लब पुराने उल्लासनगर वासियों को आज भी याद होगा, पर पिछले काफी समय से बोट क्लब की पूरी एरिया कोणार्क कंपनी को उनकी गाड़ियों की पार्किंग करने के लिए और बाकी मेंटेनेंस के लिए मनपा द्वारा दी गई थी। अब उसी बोट क्लब की जमीन पर टीम ओमी कालानी द्वारा यह घोषणा की गई है कि वहां उल्लास क्लब का निर्माण कराया जाएगा, यानी कि उस क्षेत्र को उल्लासनगर वासियों के लिए एक एंटरटेनमेंट जोन के रूप में तब्दील किया जाएगा। दोस्तों, उल्लासनगर एक ऐसा शहर है जहां हर तबके के, हर समाज के लोग आपसी सौहार्द और समन्वय से रहते हैं और अपनी संस्कृति का विस्तार करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीम ओमी कालानी द्वारा चंद्रशेखर आजाद उत्तर भारतीय भवन, जय भीम भवन और एक गार्डन का निर्माण व सावित्रीबाई फुले प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण भी कराने की घोषणा की जा रही है। उम्मीद है कि उल्लासनगर शहर के उत्तर भारतीयों, बौद्धों और सावित्रीबाई फुले प्रशिक्षण केंद्र में आने वाले छात्र छात्राओं को सिंधु भवन जैसा इंतजार नहीं कराना पड़ेगा। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि सिंधु भवन बनाने में उतना समय नहीं लगा जितना उसके उद्घाटन में समय लगाया गया था। दोस्तों, तो हाल के लिए टीम ओमी कालानी द्वारा घोषित किए गए 24 पॉइंट्स के घोषणा पत्र में से 12 घोषणाओं का हमने यहाँ पर आकलन किया। कुछ घोषणाएं बेहद वाजिब सी हैं और इनको क्रियान्वित किया जा सकता है, पर कुछ योजनाएं अब भी ऐसी हैं जहां पर शहरवासियों को भी यह घोषणाएं समझने में बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो अगले अंक में बाकी के 12 घोषणाओं का भी ऑपरेशन हम करेंगे। इस एपिसोड में अगर आपको हमें कोई भी सलाह देनी है तो आपका स्वागत है। अगले एपिसोड और 12 घोषणाओं का ऑपरेशन देखने के लिए कृपया जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।